अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक शो। अगर बल्ले का निशान बनता है तो पीटीआई को दे दिया जाए। इलेक्शन कमीशन भी फरीक, बाकी मामलात भी अपनी जगह। सुप्रीम कोर्ट में समातों पर समातें चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि इतवार और हफ्ते को भी काम किया जा सकता है, इलेक्शन वक्त पर करवाने हैं। दूसरी तरफ काफ लीग, नून लीग के मामला तय नहीं हो पा रहे, सीट एडजस्टमेंट की बात आगे नहीं बढ़ रही। तीसरी तरफ जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं, धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। ये मामला जा कहाँ रहे हैं? फिर एजाजुल एहसन साहब के इस्तीफे ने ग्रैंड हयात केस हो और दीगर मामला हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उठा दी हैं, काफ़ी सवालात उठा दिए। क्यों हो रहा है? जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के इस्तीफे के बाद एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा और ख़बरें किसी और के इस्तीफे की भी गर्म है। फिर करारदादें आ रही हैं सेनेट में, एक के बाद एक करारदाद। आज भी सेनेटर हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा करवा दी कि 3 माह के लिए मौखर कर दें इलेक्शन को। और ये करारदादें आ क्यों रही हैं? इलेक्शन से राह फरार इख्तियार आखिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ करना ही क्यों चाहती हैं? इससे पहले भी करारदाद आई, उस पर मुखालिफत ज़रूर की अफनान साहब ने, लेकिन वहीं पर एक सवाल खड़ा हुआ कि कोरम पूरा नहीं था, उसकी निशानदही कर देते। फिर बहरमन तंगी साहब, उनकी जानिब से करारदाद का तकरीबन हक में मामला था, उनको शो कॉज गया। इसी तरह पीटीआई के सेनेटर मौजूद थे, उनको भी शो कॉज गया। मामला जा कहाँ रहे हैं? अब मतलब सीट एडजस्टमेंट वाला मामला एक तरफ कहीं बैठ नहीं रहा और बिल्कुल आखिरी वक्त पर शिकायत ये है काफ लीग को कि उन हल्कों में भी खड़े कर दिए हैं, नून लीग ने टिकट दे दिए हैं या अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं जिन हल्कों के हवाले से पहले डिस्कशन या बातचीत हुई थी। नून लीग, एमक्यूएम, जेयूआई, फे, जीडीए, काफ लीग, इनके साथ तो अपने इत्तेहाद कर रही है, लेकिन अभी तक कोई अगर बड़ा मार्का देखें तो शायद नून लीग उसको मारने में अभी तक आगे बढ़ नहीं रही है बड़े मार्के के लिए। उसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, लेकिन ग्रास रूट पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़्यादा काम करती नहीं दिखाई दे रही इस वक्त। वो शायद ये समझ रहे हैं कि जिन पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने की बात की जा रही है, शायद वो अपना होमवर्क खुद कर लें और ग्रास रूट पर वो काम खुद कर लें। हम अपने जो मजबूत हल्के हैं जिस पर शेख रोहेल असगर साहब हों या सादिक से हों, उनके मामलात भी तय हो गए। NA 120, NA 121 के मामलात भी मामला बन गया। अब दोनों अपने अपने हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, उसका महवर इलेक्शन तो है। इलेक्शन के साथ खड़े होने वाले मुख्तलिफ मसाइल, फिर ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को हर थोड़े दिन में किसी न किसी अपील, किसी न किसी पटिशन, किसी न किसी दरख्वास्त के सिलसिले में किसी न किसी अदालत में जाना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट तो अब इस बात पे शायद डट गई है कि इलेक्शन वक्त पर हो और इलेक्शन के जो प्रोसीजर्स हैं तमाम, उसमें कोई डिले या कोई रखना ना आए। चलें जी, इन सारी चीज़ों पर और इस वक्त की सियासत पर करेंगे बात। मसूद रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया मसूद भाई। सज्जाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे लिए उस्तादों की तरह हैं। इरफान कादिर साहब साबिक अटर्नी जनरल भी हैं और उसके साथ साथ माहिर कानून भी हैं, मुख्तलिफ अहम केसेस की पैरवी भी करते हैं और उनसे ज़रा कानूनी पहलू भी पूछेंगे और इस वक्त जो चल रहा है अदालतों में उस पर भी बात करेंगे, ख़ास तौर पर एक के बाद एक इस्तीफ़ा जजेस का। इरफान कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान कादिर साहब, जजेस के इस्तीफे आना नॉर्मल है या कोई वजह है इसके पीछे? लोग समझना चाह भी रहे हैं, समझ पा भी नहीं रहे और कुछ जजेस के साथ कुछ केसेस, कुछ तनाज़ात भी हैं जुड़े हुए। मज़ाहिर अली साहब की बात कर लूँ या एजाजुल एहसन साहब की बात कर लूँ, क्या वजह है सर? ये मौका है इस्तीफे आने का? देखें, ये बिल्कुल ऐसे हकायक हैं जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हवा में तो नहीं इस्तीफा दिया ना, ठोस कोई ना कोई वजह है ना, कोई मजबूरी थी जो दिया है। अब मज़ाहिर नकवी का जो इस्तीफा आया वो इसलिए आया है कि उनके खिलाफ बहुत एलिगेशंस थी कि उन्होंने एसेट्स बनाए हैं अपनी नॉन सोर्सेज से ऑफ इनकम कहीं ज्यादा। तो इसलिए जब उस पर इंक्वायरी शुरू की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, तो उन्होंने कहा कि जी हमें ओपन हेयरिंग आप दें। उन्होंने कहा आप ओपन हेयरिंग ले लें। जब ओपन हेयरिंग दी और उनसे कोई जवाब नहीं बन सका, तो उन्होंने फिर बजाय इसके कि ओपन हेयरिंग को फेस करते, उन्होंने एक लाइन लिख के कि ड्यू प्रोसेस का जो फॉलो नहीं हो रहा। भाई ड्यू प्रोसेस तो फॉलो हो रहा है, आपको तो ड्यू प्रोसेस मिल रहा है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपको सुन भी रही है, आपको बार बार कह रही है कि आप अपना मौकफ दें। इससे ज्यादा और क्या ड्यू प्रोसेस होता है? इससे पहले वो जो 60-70 जजेस उन्होंने निकाल दिए थे इफ्तिखार चौधरी ने 31 जुलाई की जजमेंट में, वो एक मिसाल थी जहां ड्यू प्रोसेस नहीं मिला था। किसी ने उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स नहीं की थी और उनको घर भेज दिया था। और तमाम तर रीजनिंग न सिर्फ गलत थी बल्कि उन्होंने
उनको नोटिस भी नहीं दिया था, वो फरीक भी नहीं था उन केसेस में, तो उनको बाहर निकाल दिया था। वो केस था जहाँ ड्यू प्रोसेस नहीं था, यहाँ तो सारा ड्यू प्रोसेस था। इससे तो साफ जाहिर होता है कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। और सर एजाजुल एहसन साहब, ग्रैंड हयात केस वाला मामला, क्या वो भी मुश्किल हो सकता है इनके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखें, में? आप बहुत छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं। ये ग्रैंड हयात वाला, ये इजाजुल एहसन और बंदयाल के साथ मिलके तो पूरी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने गिरा के उठा के बाहर फेंक रहे थे। यानी एक पाकिस्तान की पूरी हुकूमत गिरा दी इन्होंने। यानी मुशर्रफ के खिलाफ तो एलिगेशन थी ना, जनरल मुशर्रफ के जी 30 जज निकाल दिए, तो इन्होंने कहा जी उनको तो सजाए मौत आप दे दें। तो इन्होंने तो पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब प्राइम मिनिस्टर को आप फारिग कर देते हैं, वो पनामा अकामा केस जो था, जब प्राइम मिनिस्टर को गलत निकाल दिया, गलत उनकी कन्विक्शन करा दी, तो वो तो पूरी गवर्नमेंट इन्होंने गिरा दी थी। उसके रिपरकशंस आप देखें ना, तो उस वजह से ये आप घबराए हैं और ये इन्होंने ये छोड़ के चले गए हैं। सजाद मीर साहब, 2 जजेस, 2 इस्तीफे और कई कहानियां, इरफान कादिर साहब जैसे खुद भी फरमा रहे हैं और काफ़ी डिटेल उन्होंने इस पर बात भी की है। कैसे देख रहे हैं सर, इलेक्शन करीब करीब, मामला तेज़ तेज़ आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ अदालती मामलात हैं, और अब इस्तीफे आने का, पहले तो हम मुख्तलिफ इस्तीफे मुख्तलिफ हवालों से देखते थे, अब तो जजेस भी इस्तीफे दे रहे हैं। हमने सब लोग जो इस बात के कारण होते जा रहे थे कि हमने अपने अदालती निज़ाम को बहुत ख़राब कर दिया है, बहुत ख़राब कर दिया है। बड़े एक लंबे अरसे में, मेरा ख्याल में मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट में शायद सिर्फ 2 जज थे जिनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस दिए थे, उन्होंने इस्तीफे दिए थे या निकाल दिए गए थे। एक जस्टिस शौकत थे, एक जस्टिस, मुझे सही तौर पर याद नहीं है, कोई एक आध कोई और था। वरना कोई मिसाल नहीं मिलती कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक जाए। अब ये किस्सा ये था कि ये आम शिकायतें पैदा होने शुरू हो गई थी। तकर्रियाँ इस तरह हो रही थी कि सीनियरिटी को छोड़कर जूनियर लोगों को आगे लाया जा रहा था। आज साफ नजर आता था कि ये फलां लोगों के हैं। मैं कहता हूँ कि जुडिशल माफिया था जो काम करता था, वो तय करता था कि किस चैम्बर के लोगों को आता है, किस तरह के लोगों को आगे करना है, किस तरह के लोगों को हमने प्रोजेक्ट करना है। के लिए कोई, और इन लोगों ने और एजाजुल हसन ने खुदा नफी के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उसका टेन्योर तो छोटा है, जो उसने अपनी शरारतें की हैं या अपने जुडिशल मामला पे उसने कुछ ऊंच नीच की है, या उसकी जो हेरा फेरी के मामला आए हैं, या उसकी जो करप्शन के मामला आए हैं, वो तो उसका अरसा तो चंद साल का है। लेकिन एजाजुल हसन तो एक लंबे अरसे से पाकिस्तान के एक तरह के पार्लियामानी निज़ाम से और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से और पीछे खेल रहा है। यानी कि नवाज शरीफ का जो मुकदमा जिन 5 जजों ने फैसला दिया था, एजाजुल हसन उसमें से एक था, तो चले गए। 2 तो चीफ जस्टिस बन के चले गए और 2 वैसे फारग हो गए, अगरचे वो भी डटे हुए हैं अपनी तरफ से, वो खुशरू नजर आते हैं। एक चीफ जस्टिस तो ऐसा था कि जिसके साथ में साथ साथ जिसके नाम से आज भी कहा जाता है कि उनका एक गोया माफिया था जो आगे चलता गया। उमर अताब बंदयाल उसी में शामिल थे, और उमर अताब बंदयाल के साथ ये एजाजुल हसन और पतारा नकवी और एक और नाम है जो मौजूद है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कल उनके भी इस्तीफे आ गए तो लोग कहेंगे शायद उनके खिलाफ कंप्लेन चलाई गई है। ये सारे लोग जो थे, सारे क्या मुकदमा के फैसले उन्हीं से करवाने थे, बाकी क्या सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं थे, और सारे फैसले उन्होंने जग तरफा करने थे, और सारे फैसले वो करने थे जिनका पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री पर, पाकिस्तान की सियासी तारीख पर असर पड़ना था। सिर्फ नवाज शरीफ का फैसला नहीं है, एजाजुल हसन तो उसके मॉनिटरिंग जज भी थे। उन्होंने फोन करके व्हाट्सएप मुकर्रर कराए थे लोगों को कि कौन लोग होंगे जो इसकी सीआईटी बनेगी, और फिर उसके बाद उसको मॉनिटर किया था उस मुकदमे को पूरी तौर पर। वो तो उसके बाद अब भी उमर अताब बंदयाल के साथ इन्होंने क्या क्या फैसले लिए। वज़ाहर नकवी के फोन सुने गए, बातें आई, उनके करप्शन के बहुत से रिकॉर्ड सामने आए, और कहते हैं कि इनके बारे में जो रिकॉर्ड था, जो आ रहा था, वो तो बहुत संगीन था और तैयार किया जा रहा था। कोई एक लॉबी लगी हुई थी, तैयार कर रही थी। इन्होंने पहले तय कर लिया था कि अगर कोई जज जो इस्तीफा दे दे पहले, तो शायद उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, उसको बरात मिल जाए, जो रिटायरमेंट के बाद ताजात मिलती हैं। उसके चक्कर में मैंने सोचा कि इस्तीफा दे दो, बजाय इसके कि उससे फंस जाऊँ। कुछ और लोग भी इस्तीफा देंगे, कुछ और लोग भी मुस्तफी होंगे। इससे अंदाजा लगाइए हमने अपने सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या बना रखा था, उसकी हालत क्या बना, और उसने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को किस तरह तबाह करके रख दिया है। उससे पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को क्या उल्टिया बगाड़ दिया। हम हर बात पे कहते थे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हर बात पे कहते थे सुप्रीम कोर्ट से पूछ ले। ये सुप्रीम कोर्ट था
जिससे पूछे। ये सुप्रीम कोर्ट था जिसका फैसला हतमी होना चाहिए था, और ये वो सुप्रीम कोर्ट था कि जिसके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। मेरे ख्याल में अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई नया पीसीओ नाफिज करके आधे लोगों को फर्ज किया जाए, कुछ लोग शराफत से खुद ही चले जाए, वरना अगर उनके खिलाफ कोई केस बनते हैं तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। उमर बिल्कुल। अताब बंदयाल के अच्छा हुआ है कि अब जाजुल हसन चीफ जस्टिस नहीं होंगे, बल्कि मंसूर अली चीफ जस्टिस होंगे, और 3.5 साल तक रहेंगे। तो गोया आइंदा 4 साल तक पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ऐसे सुप्रीम चीफ जस्टिस दो ऐसे आएंगे जो जहां आ चुके हैं, जो कई लिहाज से लोगों की नजर में इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हैं। तो ऐसे में अगर कच्चा सुप्रीम कोर्ट बन जाए, नए लोग जो आए वो एक और जज रिटायर होने वाला है, 2 जज रिटायर होने वाले हैं, कुछ और रिटायर हो चुके हैं, 2 चले गए हैं, तो 4-5 जजों की गुंजाइश निकल आई है। अगर ये 4-5 जज अच्छी तरीके से मेरिट पर मुंतखब कर लिए जाएं तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों ठीक में है, आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो सकती है। मसूद अजहर साहब, चाहे हम बात कर लें पनामा पेपर्स केस, उसकी निगरानी, एहतसाब अदालत, उसके बाद ग्रैंड टावर केस, ग्रैंड हयात टावर केस हो गया, उसके हवाले से एतराज़ात हों, सियासी मुकदमात सुनने की बात हो, मज़ाहिर नकवी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाले मामला से बचाने की बात हो, तो एजाजुल एहसन साहब का नाम उसमें पेश पेश। बहुत शुक्रिया आपका। सज्जाद मीर साहब के बाद कुछ कहना तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। अगर इजाजत दें सज्जाद मीर साहब तो कुछ अर्ज करूं। इरफान कादिर साहब से भी आपने गुफ्तगू की, वो बहुत सीनियर कानूनदान है, बेहतर समझते चीजों को। बहरहाल अब आपने वदू किया और सवाल किया है, तो ये जरूर कहता चलूं कि हमारे यहाँ जो इस वक्त इंटरनेशनल रेटिंग्स आई हैं, उसमें अदलिया का जो नंबर है वो टॉप 3 में है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसके अलावा जो 7 या 10 चीजें हैं, वो बहुत ऐसी चीजें जो कि हर आदमी की जो है वो का उससे वास्ता पड़ता है। तो पाकिस्तान में करप्शन तो मौजूद है। अब मसला यह है कि अच्छी अदलिया और बुरी अदलिया, ये जो गुफ्तगू है, मेरे ख्याल में ये उसी तरह से जैसे गालिब का शेर है, साले दुनिया मेरे आगे। यानी जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो किसी का कुछ कहने की हिम्मत नहीं। उससे पहले जब इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे तो किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अब आप पीछे तक चलते चले जाएं, माशाल्लाह आते हैं तो अदलिया उन्हें वैलिडेट कर देती हैं। आइन तब्दील होता है, आइन मुअत्तल हो जाता है, अदलिया उसको वैलिडेट कर देती है। एलएफओ आ जाता है, अदलिया ख्याल में इस वक्त तो ये कहना कि ये बड़ी नीटी ग्रीटी में चले जाते हैं हम कि जी फला शख्स की ये चीज सामने आ गई और ये चीज सामने आ गई। जब एक आदमी की सिलेक्शन ही ठीक नहीं होती किसी इदारे में, और उस इदारे का परसेप्शन ये कि ये पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारों में से एक है, तो फिर इसी तरह की चीजें होती रहेंगी। सीधा सा मसला यह है कि एक निजाम था, एक सेटअप था, और उसके तहत हुकूमत भी थी, एक पूरी एस्टेब्लिशमेंट थी, वो सब कुछ तब्दील हो गया है। जब वो तब्दील हो गया है तो उसकी तब्दीली के साथ हर जगह नजर आ रही हैं। आज ये जजेस हैं, बहुत अच्छे जजेस हैं, अल्लाह करे बहुत ही अच्छे हों, बिल्कुल साफ शफाफ हों, मगर ये पता लगता है जब वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर हम खुल के बात करते हैं, लोग खुल के बात करते हैं, तो फिर बाद में पता चलेगा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ये तो पूरे मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है कि ऐसे जज साहिबान अदालत में बैठे होते हैं, अहम तरीन इदारे में बैठकर मुल्क के अहम तरीन फैसले कर रहे होते हैं, और वो वहां तक पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद करप्शन करते रहते हैं। बकौल लोगों के जो बातें मैं सुन रहा हूं, तो करप्शन करते चले जाते हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं होता। हाँ, तो फिर एक बदली हुई सुप्रीम कोर्ट होती है, एक बदली हुई जो है वो सियासत का माहौल होता है, बदली हुई ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ये मेरे ख्याल में उसी तब्दीली का पेशखेमा है जो शुरू हुई थी इमरान खान की हुकूमत की जाने के बाद से, और अब तक चल रही है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट अल्लाह करे बहुत अच्छी हो, लेकिन इसके बारे में पता चलेगा जब ये जज लोगों को सूट करते हैं वो कहते हैं जी बहुत अच्छा है, कुछ को सूट नहीं करते वो कहते हैं जी अच्छा नहीं है। अभी आप देख लेना कि जो जजेस गए हैं उनके बारे में तासुर ये था कि ये पीटीआई के हक में, इमरान खान के हक में फैसले दिया करते थे। इरफान कादिर साहब, ये जो बेंचेस की कंपोजिशन जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब आए, उसके बाद कुछ मखसूस जजेस या एजाजुल एहसन साहब वो तकरीबन हर बेंच का हिस्सा रहे,
फिर उस कॉम्पोजिशन पे कई सवालात खड़े होते रहे जो बेंचेस बनते थे। फरवरी 2023 की अगर मैं बात करूं तो राना सनाउल्लाह साहब ने तो वाज़े तौर पर काफ़ी बातें की थी मज़ाहिर अली नकवी साहब और एजाजुल एहसन साहब के हवाले से कि मुतासिबाना रवैया और इस तरह की बातें, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके केसेस, उन लोगों के केसेस जाना या उन लोगों की बात होना जो खुद इंसाफ फराहम करते हो। सही कह रहे हैं आप। तो आपका सवाल क्या है मुझसे, आपने क्या इरफान पूछा है? कादिर साहब, मैं जो कॉम्पोजिशन है जजेस की, ये अब का ही मामला है उमर अता बंदियाल साहब का, या पुराने मामला है कि कॉम्पोजिशन पे सवालात तो खड़े होते ही रहते थे, लेकिन ये जो 3-4 जजेस जो हर आपको मुख्तलिफ समात में दिखाई देते थे, काजी फायज ईसा साहब ने तो इस पर काफ़ी बातचीत भी की थी, लेकिन जो मुख्तलिफ हवालों से नज़र आते थे, एतराज़ के बावजूद खुद को अलग नहीं कर पाते थे, तो क्या ये खुद में एक कोई, अगर मॉरली कहूँ तो ये कोई गलत मामला नहीं है? ये तो इतना गलत मामला था कि इन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे को यरगमाल बनाया हुआ था। अपनी मर्जी के बेंचेस बनाते थे, अपनी मर्जी के केसेस लगाते थे, अपनी मर्जी के वकला को सुनते थे और फिर जो दिल करता था ऑर्डर करते थे। सुप्रीम कोर्ट इतनी कमजोर हो गई थी कि हुकूमत को उस वक्त, बल्कि पार्लियामान को कानून लाना पड़ा था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इसीलिए आया कि एक फर्दे वाहिद जो है वो सारी सुप्रीम कोर्ट पे हावी ना हो जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया जाए। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जरगमाल हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट की मदद को पार्लियामान आई, ये इतने स्ट्रांग हो गए थे ये 3-4 जजेस जो हैं, और जिस किसी के खिलाफ फैसला दे देते थे, अब फिर ये हर उस बेंच में बैठते थे मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के साथ कि नस्ला टावर में एक और प्रिंसिपल हो गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 ने को रेगुलराइज कर दिया और नस्ला टावर को क्या दिया, गिरा दो। और दोनों में गालिबन एजाजुल एहसन जो थे वो दोनों फैसलों में खुद बीच में बैठे हुए थे। तो सेम जजेस जो हैं वो दो दो किस्म के फैसले कर रहे थे और इसीलिए अब उनको जवाब नहीं बन रहा था कि हम रिजाइन करें तो क्या लिख के करें, वरना कोई तो जवाब तो देना चाहिए था ना उनको कि भाई ये वजह है, कोई कोई मॉरल स्ट्रॉन्ग मॉरल ग्राउंड बनाते या कुछ करते, लेकिन वो कुछ नहीं इनसे बना। इस वक्त लाजवाब हो चुके थे बिल्कुल। और अभी भी मैं चाहता हूं कि अगर वो कौम को बताएं और हमें बताएं, वकीला को बताएं कि भाई वाकई उनसे बड़ी ज्यादती हो गई है, उन्होंने कोई बहुत कमाल का काम किया था और उनको नहीं जाना चाहिए था, तो हम उनके साथ होंगे। आज भी बताएं तो सही वो क्या चीज है जो वो छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं। कोई ना कोई तो बात है ना जो कि वो उस वक्त छुपाना चाह रहे हैं, उसको हाइड करना चाह रहे हैं। अच्छा इरफान साहब, इस पर तो वाकई बहुत सवालात हुए उस वक्त भी, जो आपने जिक्र कर दिया कि एक को गिरा दो और एक को बचा लो, इस पर सवालात बहुत हुए। खाली यही नहीं, सियासी जमातों के केसेस, और फिर उन सियासी जमातों के केसेस में हर बेंच का हिस्सा होना, फिर उस बेंच से खुद को अलग भी ना करना, क्या जजेस का यही तरीकाकार है? बिल्कुल, यानी ये वो फैसले इन लोगों ने कर दिए कि एक हमने सुना था ना लफ्ज के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स तो दूर की बात है, ये तो ट्रिपल स्टैंडर्ड थे। यानी बेताशा डिफरेंट स्टैंडर्ड थे जिसकी के दुनिया में नजीर ही नहीं मिलती, जिस किस्म के उन्होंने फैसले कर दिए थे। और जब कभी इनके ऊपर हम कहते थे, मैं तो कभी कोर्ट में जाके जब 2+2=4 करके बात करता था तो ये जजेस जो थे उठ के कोर्ट से भाग गए एक दफा। मैं हैरान हो गया कि यार मैं कोई इतना खतरनाक आदमी हूँ। मीडिया में शोर मच गया कि वो इरफान कादिर आया और बेंच उठ के भाग गया। तो मैं कोई, आप बताएं कि मैं कोई, मेरे हाथ में कोई बंदूक थी या मैं को ऐसी बात कर मैंने की कि मैंने इनको को फिजिकली कोई असॉल्ट किया है। मैंने तो सिर्फ एक जुमला बोला था कि जी ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, ये चीजें आप कर सकते हैं, बल्कि कुछ जगह पे इनको सपोर्ट किया। ये वहां से बेंच छोड़ के नहीं चले गए, भाग गए, वाकई भाग गए थे। तो इस तरह की अगर सुप्रीम कोर्ट हो, और फिर ये एक केस पे तो पिछले चीफ जस्टिस ने कोशिश की कि मैं वहां पे बतौर वकील के खड़ा ही ना हूं, और जब मैंने उनका एटीट्यूड देखा तो मैंने कहा जी आप अपनी मर्जी का वकील जो है यहाँ पे खड़ा कर दें, इलेक्शन कमीशन के लिए मैं जा रहा हूँ। वो फिर अगले दिन मुझे इलेक्शन कमीशन ने कहा, तो फिर मैं, ये हालात थे जो हम लोगों को फेस करने पड़ रहे थे कि वो जो शेर है मशहूर, बात करनी मुझे कभी ऐसी मुश्किल तो ना थी, वो वाली बिल्कुल शेर हम पे पूरा उतर रहा था कि हमें समझ नहीं आ रही थी हम बात करें तो हमारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सर मैं बात ये कह रहा हूँ कि बेंचेस के साथ जुड़े रहना, और उन बेंचेस पे जिस पे एतराज़ भी उठाया जाए, निगरानी की हो किसी और केस की, और फिर वही दोबारा से सामने हो दूसरे केस में, फिर उस बेंच का हिस्सा बन जाया जाए।
देखें, बात ये है कि ये जो मसलन जावेद हसन का मामला ना ढिठाई का मामला है, और इन दोनों जजों का मामला जो करप्शन के मामला भी हैं। बज़ाहिर नकवी पे करप्शन के चार्जेस भी हैं, और जावेद हसन पे जो चार्ज आ रहे थे ना जी, वो भी करप्शन के थे। कि मसलन ये चार्ज था कि एक पार्टी के वो वकील रहे थे, और फिर उसी पार्टी का केस जज बन के सुना और उनके हक में फैसला दे दिया। तो ये तो नहीं हुआ करता ना। ये तो असल मसला ये नहीं है कि वो किस पार्टी की हिमायत कर रहे थे, तहरीक इंसाफ की कर रहे थे या मुस्लिम लीग की मुखालफत कर रहे थे। असल मसला है कि उन्होंने, जिसको ये इरफान कादर साहब की जबान में कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या बनाई है उन्होंने, वो अजीब गरीब मंतक बना दी थी। आज आप कहते हैं कि जनाब आप ताहयात नाहिदी का फैसला भी उन्होंने लिखा, और फिर उसके बाद वापडा का मसला आया तो आपने कहा कि ताहयात कैसे हो सकता है, उसका 5 साल का कर दिया। तो ये बड़ी अजीब, सारा कानून जो था, उसका निजाम जो था, उसकी जूरिस्प्रूडेंस जो थी, उसकी सारी फिका कह दीजिए वो बदल के रख दी थी, ऐसी तैसी करके रख दी थी, और कोई कानून था ही नहीं मुझ पे। लंबे चौड़े बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ करते थे कि कोई असूल कानून नहीं था, कानून का कोई असूल नहीं था कि आपने इस असूल के तहत चल रहा है, उसके तहत आज आप फैसला देते हैं कि जो लोग वोट देते हैं और वोट देने के बाद वो पार्टी के मेंबर नहीं रहते, और कल आप फैसला देते हैं कि जो लोग वोट देते हैं उनका वोट भी काउंट नहीं होगा, और कहते हैं आइन में नहीं, कहते नहीं आइन का तकाजा यही है। आपकी मर्जी, जो चाहे करते जाए। ये सारी वो बातें हैं जो इस हमारे निजाम अदल को मजाक बना के रख दिया था बिल्कुल कि सजाद आप। मिर साहब, एक तरफ देखें आपके ग्रैंड हयात जो उसका टावर केस था, उसके वो लीगल एडवाइजर रहे उसी कंपनी के, उसी कंपनी जी के जी, लीगल एडवाइजर जब जज बने तो वो केस उनके सामने आया, फिर वो उसके हक में भी फैसला गया, वहां एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। ये वो केस आ रहा था, वो कोई बनाया जा रहा था उनके खिलाफ केस, तो वो इसीलिए भागे हैं। ये सारे जो किस्से हैं ना, ये है कि ये जजों के शान शान नहीं हुआ करता। जजों की अपनी आन, देखिए जजेस इख्तलाफी हो सकते हैं, मसलन इफ्तिखार चौधरी है, इख्तलाफी हुए कई मामला पे, लेकिन इफ्तिखार चौधरी का मसला ये था कि जब वो लेकर आए तो एक पूरी एक ताकत थी जिसके जोर पे वो आए थे। उसके बाद उनके फैसले लोगों को कुछ पसंद नहीं आए, एतराज किया, और लोगों के फैसले लोगों को पसंद नहीं आते, एतराज किया। बाकी ये फैसले तो कभी कोई जज नहीं करता रहा कि भाई आज एक फैसला करता है, कल उसने दूसरा फैसला कर देता है, जो मूड में आए फैसला कर देता है, और जो जिसके आप तय कर लिया जाए आपने फैसला करना कर देता है। वो कह रहा है पार्लियामेंट ये कानून पास कर दिया, उन्होंने कहा पास करने से पहले हमने रिजेक्ट कर दिया, और फला जज बैठेंगे वही रिजेक्ट करेंगे। तय हो जाता, शक्ल दे के बताते थे कि कवाल क्या राग गाएगा, वो एक मजाक बना हुआ ना कि कवाल की शक्ल दे के बताते क्या राग गाएगा, तो ये वही कर देते थे। तो शक्ल दे के बताया जाता था क्या राग गाएगा और क्या होगा और क्या फैसला आएगा, कैसा फैसला आएगा, लिखा होता था कि ये क्या करेंगे। एक आध जो दूसरा जज शामिल किया जाता था तबर्रक के तौर पर, तो पतला होता था कि इसे डिसेंट का फैसला आएगा, और डिसेंट का फैसला कम से कम इसलिए दिया जाएगा, कम से कम उनके फैसलों की कोई वक़्त बनाई जाए। ये सूरत तो चल रही थी, तो क्या कह सकते हैं, कैसे बन सकता है। अब और मसूद भाई, काशी कोई कुछ तब्दीली अब देख रहे हैं आप, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया अदलिया पर सवालात, अदलिया पर मामलात, अदलिया के फैसलों पर तनकीद होना, ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन क्या इसकी अब रोकथाम हो सकती है? क्योंकि देखें, जिन्होंने इंसाफ करना है, अगर वो इंसाफ करने के बाद एक फैसले के तौर पे इंसाफ होता है, उस फैसले पर ही सवालात खड़े हो जाएं, तो इंसाफ पर भी शुकूक व शुबहात, बेंचेस की तश्कील यानी कंपोजिशन पर भी शुकूक व शुबहात, जिस कंपनी के लीगल एडवाइज़र हो उसी कंपनी का केस जज के तौर पे सुने तो उसके हक में फैसला आ जाए, वहाँ भी शकूक व शुबात, एक साथी जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात में फंसा हो, उसे बचाने की बात हो तो भी शकूक व शुबात, समझ से बाहर आ रही ये चीज़ें। आपने कहा तब्दीली कोई आएगी या नहीं, तो कोई तब्दीली मुझे तो नहीं लगता कि नजर आएगी, क्योंकि ये जो अदलिया है ना, ये पूरी सोसाइटी का एक हिस्सा ही है ना, हमारी सोसाइटी का, हमारे मुल्क का एक हिस्सा ही है। तो जैसे पूरे मुल्क के हालात हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं सुप्रीम कोर्ट की। वो जिम्मेदारियां हैं कि इंसाफ फराहम करना। सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ा इख्तियार है सोमोटो का, जो अब बिल तब्दील, अब जब बिल आ गया तो वो 3 जजेस को फैसला करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। तो इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, क्या आपके नजदीक वो सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है और वो सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा? जो उस वक्त जजेस ने किया वो भी गलत किया, इस वक्त जो हो रहा है वो उसमें कुछ नजर आ रहा है। अगर आप सोमोटो ले सकते हैं इस बात पर कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए, इनके वक्त गुजर चुका है, फिर उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत को मिला के बिठा भी देते हैं, फिर तारीख लेते हैं और फिर पत्थर पे लकीर भी लिख देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि अगर किसी को इस पर शक व शुबहात है तो वो अपनी बीवी के कान में
कि इस मुल्क में गिरफ्तारियां किस तरह से हो रही हैं, इस तरह में यहाँ पर किसको दबाया जा रहा है और किसको उठाया जा रहा है, किस तरह से आप 2-2 समातों में पुराने फैसलों को खत्म कर देते हैं। यानी एक प्रोसीजर होता है ना, एक तरीका होता है। तो यहाँ पे भी नजर आ रहा होता है कि जी ये जज साहब बैठे हुए, इस तरह से बैठे हुए, तो ये इस तरह का फैसला आएगा। क्या ये तासुर मौजूद नहीं है? ये इस वक्त भी मौजूद है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि जब ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर बात होगी कि किसने क्या किया। तो तब्दीली यही है कि एक सेटअप बिल्कुल ठीक। यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, मैं अगर बात करूं इरफान कादिर साहब से, मैं इस पे आपकी बात बिल्कुल मसूद भाई ठीक। इरफान कादिर साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक तरफ तो रुका, फिर उसके बाद उस पर हो गया मामला, बहरहाल काजी फायज ईसा साहब आए, उन्होंने मामला हल कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का निफाज अदालती इस्लाहात के हवाले से या अदालती सिस्टम की इस्लाहात के हवाले से कितना अहम है? ये बहुत जरूरी था और कई सालों से इसकी जरूरत महसूस हो रही थी। पैदर पै चीफ जस्टिस आ रहे थे और अपनी मर्जी के बेंचेस बना रहे थे। इसलिए जरूरी था कि ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस अकेला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन में चीफ जस्टिस और तमाम जजेस ये मिलके सुप्रीम कोर्ट बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो था उसको फर्द वाहिद जो है वो चला रहा था और उस वजह से ये जरूरत पेश आ रही थी और ये महसूस हो रहा था कि इसको जल्द अज जल्द जो है ये जो चीफ जस्टिस की जो ड्रैकोनियन पावर उसने अपने हाथ में रखी हुई है उसको कम किया जाए और पावर को डिवाइड किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में उसको तकसीम किया जाए, ना कि एक फर्द वाहिद को सारी पावर दे दी जाए। तो इसीलिए ये कानून आया था और ये कानून बड़ा अच्छा कानून है। और इसको जब इन्होंने सस्पेंड कर दिया पिछले चीफ जस्टिस ने और ये जो हम ख्याल जजेस हैं मिलके, तो मैं आपको बताऊं कि एक जुमला भी ये नहीं लिख सके थे उस पे सस्पेंशन के वक्त के ये क्यों गैर आईनी है। क्योंकि कोई भी कानून अगर आप उसको स्ट्राइक डाउन करें तो उस पर रीजन देना पड़ता है कि भाई आइन की किसी शिक्स से मुतसादम है। ये आइन की किसी शिक्स से मुतसादम था ही नहीं, ये भी इन्होंने जबरदस्ती की। और ये मैं समझता हूं कि बाकी जो सुप्रीम कोर्ट जजेस थे उस वक्त के, जो कि गालिबन माइनॉरिटी में थे, उनकी भी वीकनेस थी और वो जो हमारी गवर्नमेंट है उस वक्त उनकी भी वीकनेस थी। उनको चाहिए था उसी वक्त इस तरह के बेंचेस को रद्द करते, अटॉर्नी जनरल वहां जाते और कहते कि हम किसी भी ऐसे बेंच के सामने पेश नहीं होंगे जो कि इस कानून के मुताबिक नहीं बना हुआ। लेकिन ये सारी चीजें नहीं की गई और ये इनका ख्याल था कि ये करते ही चले जाएंगे ये चीज, ये 3-4 जजेस। लेकिन आज फाइनली ये आपने देखा कि मकाफात अमल है और फिर इनकी सुबकी हुई इन दी एंड। ठीक है। अच्छा इरफान कादिर साहब, ये जो सो मोटो एक्शन था, इस पर बड़े लंबे अरसे से बात हो रही थी। काजी फायज ईसा साहब आए, उन्होंने इसका टोटल एक ढांचा ही तब्दील कर दिया, तो ये बेहतर अमल है। देखें अब तो सुओ मोटो तो उस तरह हो ही नहीं सकता ना। अब जी तो बिल्कुल, ये इसीलिए पूछ रहा हूं कि ये बेहतर अमल है। ये फायज ईसा साहब ने नहीं किया, ये गवर्नमेंट ने किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत पार्लियामान ने किया था। बिल्कुल ठीक। वो जो 16 महीने की हुकूमत थी जिसका कि मैं भी एक हिस्सा था, उस वक्त ये जरूरत महसूस हुई थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि सबसे शुरू में जब मैं उस वक्त आया था तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को इन राइटिंग एक प्रपोजल भेजा था और उसमें ये बात की थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करना चाहिए ताकि चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी फर्द वाहिद कमजोर ना कर सके। ठीक हो गया। मसूद भाई कुछ मुस्कुरा रहे थे, यकीनन कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, जब सियासी जमातों को, सियासी लोगों को फर्द वाहिद को कमजोर करना होता है तो फिर ये हो जाता है, किसी दिन मजबूत करना होगा तो कुछ और हो जाएगा। ये 16 महीने की हुकूमत ने माजरत के साथ क्या फैसले किए थे? इसने ये फैसले किए थे कि किस तरह से नैब के कानून को तब्दील करना है, किस तरह से FIA से छुटकारा, यानी किस तरह से इलेक्शन जो है वो डिले होने हैं, इलेक्शन नहीं करवाने। ये वही जमातें थी जिन्होंने जब हुकूमत से चली गई तो उसके बाद उन्होंने क्या फैसले किए? मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, अदालत के फैसले माने नहीं किए, जजेस के नाम जो है वो जलसों में तस्वीरें लगा लगा कर ऐलानात किए गए। तो ये सब कुछ एक सियासी अमल का हिस्सा होता है। यानी जिस हुकूमत से मईशत नहीं संभली, खुद अब उस हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि जब तक जनाब डार साहब नहीं आए थे उस वक्त तक हालात बेहतर थे और उसके बाद सत्यानाश हो गया और वो सत्यानाश आज तक हो रहा है। तो जितने इतने सारे फैसले किए, जिस हुकूमत के फैसलों को, जिस हुकूमत को खुद नवाज शरीफ साहब ओन करने को तैयार नहीं है, वो भी 2017 की बात करते ही, उसके बाद की बात नहीं करते।
जो इस हुकूमत ने इन तमाम पीडीएम जमातों का सत्यानाश करके रख दिया, उस हुकूमत का ये फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना है। सियासी जरूरत थी, ये फैसला था। कल सियासी जरूरत कुछ और होगी। देखिए, मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, सारी गुफ्तगू का लुबे-लुबाब ये है कि खुदारा आइन पर उसी तरह से अमल करें जिस तरह से आइन चाहता है। उसमें सियासी जरूरतों के मुताबिक जो है, किसी शिख को सुला देना, किसी शिख को जगा देना, किसी मामले को किसी तरह से डील करना, किसी तरह मामले को किसी तरह से डील करना, पिछले वालों ने बहुत बुरा किया होगा, लेकिन मुझे तो इस वक्त वाले भी और जो अभी माजी करीब में गुजरे वो भी कोई बेहतर फैसले करते तो नजर नहीं आ रहे कि मुल्क का कुछ भला हो। जो इस वक्त सियासी इंतशार है, जो माशी बेचैनी और माशी इंतशार है, इसके बारे में कोई वो सोचेगा, कोई फैसला करेगा। जब जेब में पैसा होगा, घर में सुकून होगा, तो फिर इदारे भी अच्छी हो जाएगी, सारी चीजें अच्छी होगी, लेकिन इसके बारे में किसी को बात नहीं करनी है। सजाद मीर साहब, बात बिल्कुल ठीक है मसूद अजहर साहब की कि सियासी फ़ायदे या सियासी मामलात को वक्ती तौर पर देखकर आइन की रूह के मुताबिक फ़ैसले ना होना, बल्कि कोई तरमीम का इस्तेमाल कर लेना, कभी कवानीन का इस्तेमाल कर लेना। तो ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान में जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है उसमें, और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल, इन सारी चीज़ों में डिसस्टेबिलिटी का बायस बन रही है। मसूद रज़ा की जितनी भी बातें हैं दुरुस्त हैं, उस पर कोई शक नहीं है कि इस तरह हमारे यहाँ फैसले होते हैं कि हम सियासी मसलहतों के तहत एक फैसले करते जाते हैं। लेकिन देखना है कि जो फैसले हुए हैं उनके नताइज क्या निकल रहे हैं और क्या निकलने चाहिए। पहली बात तो ये है कि अदलिया को कम अज़ कम उन जजेस से पाक, पहले था कि पीसीओ के तहत जो जजेस आए हैं उनसे पाक किया जाए। इफ्तिखार चौधरी ने कर दिया, लोग हैरान भी हुए, खुश भी हुए, बड़ी वाह भी हुई, गुड्डी भी चढ़ी, लेकिन उसके बाद और मामला गड़बड़ हो जाते हैं। इस वक्त भी मामला ये है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे कि मैंने कहा, जिस पर मंसूर अली जो हैं वो भी एक अच्छे जज हैं, अच्छी शोहरत के हामिल हैं, किसी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है उनका। अगर पार्टी की तरफ झुकाव का होता तो मैं खानदानी पस मंजर बयान कर देता और बहुत सी बातें और निकाल देता जिस पर लोगों को एतराज होगा। बहुत से लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके घर वाले जो फलां पार्टी के साथ हैं, लेकिन फैसले भी बड़े क्लियर दिया करते हैं। तो अगर एक जज जो है एक कानूनी जबान में बात करते हुए फैसला देगा तो उसे कबूल कर लिया जाएगा, लेकिन उसकी जबान ही कानूनी नहीं होगी, बल्कि मालूम होगा कि उसने फैसला यूं देना है तो उस पर एतराज किया जाएगा। इस वक्त अगर अदलिया का एक निज़ाम ऐसा बन जाए कि जब अदलिया फैसला दे तो कम से कम जज जो जबान बोले वो कानून की जबान नजर आए। ये बहुत पहले से हमारे यहाँ होता रहा है। गालिब सज्जाद अली शाह ने किया था, डिसेंट किया था, और डिसेंट में लाड़काना लाहौर का चक्कर पता नहीं क्या चला दिया था, और उस वक्त से रवाज चल पड़ा है कि हम इस तरह की बातें और इस तरह की जबानें इस्तेमाल किया करते हैं। सदालिद शाह हमारे विरोध बन गए थे और हमने उसको बना भी लिया था। तो इस तरह के बहुत सारे फैसले हैं जिस पर असरात पड़ते हैं। फैसलों के क्या असरात होंगे वो अलग बात है, निज़ाम कैसे चलेगा वो अलग बात है। हमें निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। अब मैंने जैसा अर्ज किया कि 5 जजेस का, 5 जजेस का इंतखाब का मरहला आना वाला है। उसमें अगर हमने सही तौर पर इंतखाब किया और सही कानूनी दिमागों को आके लेकर आए, चैम्बर्स के लोगों को, किसी वकीलों के नुमाइंदों को, या किसी एक जुडिशल माफिया के एक जो लोग होते हैं उनको आगे लाने की कोशिश नहीं की। हर जमाने में होती रही है, अच्छे जमाने में भी होती रही है। यानी कि जिन लोगों पे हमें इतराज करते रहे, आज मौलवी मुश्ताक पे बहुत इतराज होता है। मौलवी मुश्ताक का क्या कसूर था? उसे भुट्टो साहब को रिलीफ दी थी शुरू में। मौलवी मुश्ताक का यही कसूर था कि सरदार इकबाल और उनके दरमियान एक तरह की टसल थी। सरदार इकबाल ही पूरे जज नहीं थे, भुट्टो ने उनको बुलाया और उनके खिलाफ 100 सफ़े का एक तैयार किया हुआ था उस डोसियर, वो उनको पकड़ा दिया जो उनके खिलाफ था। और जिसने तैयार किया था मुझे उनका नाम भी मालूम है। जब उनको दे दिया गया तो समझा कि आप मुझे चीफ जस्टिस से बनाएंगे, और ये कहने के बाद कह दिया कि मैं आपको चीफ जस्टिस बना रहा हूँ। फिर 4 साल उसका टेन्योर भी कर दिया, फिर उसके टेन्योर खत्म भी कर दिया। ये एक अजीबोगरीब बात है। पार्टियां, सियासतदान ये करते भी रहते हैं, लेकिन जज अपने फैसलों से बोलते हैं। वो जज चाहे उधर हो चाहे इधर हो, उसका रुझान किधर भी हो, किस तरह की भी हो, वो जब अदालत में जाता है तो मालूम होता है कि हो सकता है इसको उसकी फीलिंग या इंक्लिनेशन किसी एक तरफ हो, लेकिन उनका जब फैसला आए उसमें कानून तो बोले ना, इनमें तो कानून ही नहीं बिल्कुल ठीक। बोलता। सजाद मिर साहब, मैं इरफान साहब से भी, मसूद भाई से भी एक चीज़ पूछना चाहूँगा। इरफान साहब, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दरवाजे सियासी केसेस पे आके क्यों खुलते हैं? हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनका क्या बनेगा सर? ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। मसूद अजहर साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से ये सारा बताया है कि हुकूमतें भी जो हैं वो मसलियत का भी शिकार हो जाती हैं और वो अपनी सियासत की हद तक ही रहती हैं, और जो फैसले होते हैं उसमें
सियासी जो मामलात हैं उनको सामने रख के अपने सियासी इंटरेस्ट जो हैं तो उनको देखते हुए हुकूमतें फैसले करती हैं। लॉन्ग टर्म फैसले हुकूमतें नहीं करती। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त बात की है और सज्जाद मीर साहब ने भी सही कहा है कि हुकूमतें जो भी करती हैं, लेकिन अदालतें जो कर जाती हैं वो अदालतों को नहीं करना चाहिए। और आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जी अदालत जो है ये बार बार सियासत में क्यों आ जाती है। तो अदालत तो इसीलिए सियासत में आती है ना जी कि जब सियासतदान आपस में लड़ पड़ते हैं और अपने मामलात अदालत में ले आते हैं तो अदालत जो है वो करती है कि वो अदालत की हो जाती है पॉलिटिसाइजेशन इस सारी चीज में, और पॉलिटिक्स की हो जाती है जुडिशलाइजेशन। तो जब भी अदालत सियासत में घुस जाती है तो फिर नुकसान अदालत की निस्बत से सियासत का इतना नुकसान नहीं होता जितना अदालत का अपना नुकसान हो जाता है। सही बात तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये वाकई नहीं होना चाहिए। और मैं आपके सारे शुरका से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें जो अपने फैसले हैं वो जो भी हमने एक आइन में चीजें लिख दी हैं एज फार एज पॉसिबल हत्तल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि फिर उस आइन को फॉलो करें। उसमें सियासत क्या कहती है, उसमें मसलियत क्या कहती है, इन चीजों से मुबर्रा होके हमें आइन की लेटर और स्पिरिट को देखना चाहिए। मसूद भाई, जहाँ पर इंसाफ के दरवाजे ताकतवर लोगों के लिए खुलें और गरीब आदमी इंसाफ के लिए सालों धक्के खाए, वो मुआशरे बेहतर तरीके से नहीं पनपते। जी दुरुस्त कहा आपने, और इरफान कादिर साहब ने बहुत ऐसा तरीके से बयान कर दिया कि सियासी लोग जो है आपस में लड़ पड़ते हैं और वो अपने फैसले लेके जो उन्हें पार्लियामेंट में कर लेने चाहिए या पार्लियामेंट के बाहर बैठ के हल कर लेने चाहिए, वो फिर अदालत में जाकर हल करवाते हैं और फिर ये सारे मसाइल आते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बाकी जहाँ चीजों में बेहतरी की जरूरत है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पॉलिटिशियन से बनती है, क्योंकि वो मुल्क की सबसे अहम पोजीशन पे जाके बैठते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं, वो अब काबीना में बैठते हैं, वो मुल्क के अहम तरीन फैसले करते हैं। तो वो अपनी सियासी जमातों को सियासी जमातें अगर बना लें, अगर वो अपने अंदर इलेक्शन करा लें, अपने अंदर ऐसा निजाम बने कि वो एक इदारा महसूस हो, चाहे वो कोई भी जमात हो। इस वक्त पाकिस्तान की कोई भी जमात ऐसी नहीं, सिवाय एक जमात इस्लामी, हम जानते हैं कि उनका एक सिस्टम है और उनके इलेक्शन वगैरह होती है। बाकी और कोई जमात ऐसी नहीं है। वहां फर्द वाहिद है या दो चार लोग हैं जो फैसले कर लेते हैं और वो सबको मानने पड़ते हैं, और फिर वही फर्द वाहिद जाकर आला तरीन मनसब पे पाकिस्तान के बैठ जाता है और वो सबसे ताकतवर आदमी बन जाता है, अपने आप को महसूस करता है, और फिर वो जब फैसले करता है तो फिर कुछ और ताकतवर लोग और इदारे सामने आते हैं और फिर एक क्लैश का माहौल बन जाता है। क्योंकि वो फर्द वाहिद, उसकी बुनियाद गलत है। अगर वो अपनी बुनियाद को ठीक कर ले, वो वाकई अवामी नुमाइंदा हो, वाकई वो अपनी पार्टी का चुना हुआ हो, थोपा हुआ ना हो, चुना हुआ हो, और फिर वो ऐसे मनसब पे जाके बैठे, तो शायद मुल्क के हालात ठीक होना शुरू हो जाए। तो बेहतरी हर की जरूरत हर जगह पर है, अदलिया में भी है, सियासत में भी है, माशरत में भी है, मईशत में भी है। बस ईमानदारी के साथ हमें काम करना है। बहुत अगर ये शुक्रिया, हम कर बहुत सकेंगे शुक्रिया तो मसूद रज़ा साहब, सजाद मीर साहब बहुत शुक्रिया, इरफान कादिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जहाँ पर हम FBR रिफॉर्म्स की बात करते हैं, पुलिसिंग सिस्टम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, पाकिस्तान में स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वहीं पर पॉलिटिकल डायनेमिक्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। 13 के करीब पार्टियों को डीलिस्ट कर दिया गया चूँकि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए थे। ये चीज़ें सोचने की हैं कि सियासी जमातों को अपने अंदर सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले। वेलकम बैक जी। जैसा कि मैंने कहा था, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। आलमी बैंक की रिपोर्ट कहती है कि जो सियासी मामलात हैं पाकिस्तान के, यानी डिसस्टेबिलिटी है, कोई मुस्तहकम नहीं है सियासी हालात, इसकी वजह से मईशत की रफ्तार सुस्त रहेगी, मतलब मज़ीद सुस्त होगी। अभी तो जो सुस्त है उससे भी ज़्यादा। महंगाई मजमूई तौर पर 5 जनवरी तक की अगर मैं बात करूं तो रिपोर्ट ये बता रही है मजमूई तौर पर जो महंगाई है वो 42% से भी ऊपर है। फिर गैस, बिजली इतनी ज़्यादा महंगे हैं और उनकी अवेलेबिलिटी भी मुकम्मल तौर पर नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इंडस्ट्री अलग परेशान है, आम आदमी अलग परेशान है। और आम आदमी के लिए बड़ा मसला, जो कि हम आप हमेशा इस चीज़ पर बात भी करते हैं और बात करता देखते भी हैं, कि मेरी जेब में जितने पैसे हैं क्या उसमें मेरा घर चल जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके लिए हुकूमती किरदार, पिछली हुकूमतें जो कुछ कर गई सो कर गई, नए आने वाली हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हैं। FBR के मामलात, उसमें रिफॉर्म्स और टैक्सेशन के मामलात को बेहतर करना, सहल करना, आसान करना, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के फ़र्क को वाज़ेह करना, GST के मामलात पे नज़र डालना, और इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए
हुकूमती सतह पर इक़दामात का उठाए जाना, और जिस तरह से 1 जुलाई से अगर मैं कहूँ 29 दिसंबर तक का जो कर्ज लिया गवर्नमेंट ने वो 2500 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। तो यानी इतने बड़े बड़े कर्ज हम ले रहे हैं, और ये लोकल सतह पर है। बैनुल-अक़वामी कर्ज अपनी जगह, $70 करोड़ की किस्त जारी करने का मामला भी एक तरफ पहुँच गया IMF की। फ़ारूक सलीम साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मईशत पे, बड़े अहम मामला पे हमेशा बात भी करते हैं, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक सलीम साहब, सर आलमी बैंक की रिपोर्ट से ही शुरू कर लेते हैं। मज़ीद सुस्त रहेगी मईशत की रफ्तार, मतलब पहले ही बहुत सुस्त है, और ये सियासी चपकलिश अगर इसको और सुस्त कर रही है तो दुनिया की कोई भी कौम या कोई भी मुल्क मईशत के मुस्तहकम होने के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। जी दुरुस्त कह रहे हैं। अगर इलेक्शन से 5-6 महीने पहले की बात कर लें, फिर इलेक्शन के बाद की मईशत की बात कर लेंगे, अभी जो पिछले कुछ माह गुजरे हैं, उसमें जो भी इक़दामात लिए गए उसके नताइज बड़े मस्बत सामने आए हैं। अभी आपने सुना कि सऊदी अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है, वो कोई $100 मिलियन लगा रही है पाकिस्तान के अंदर। जी। एक और सऊदी कंपनी है, वाफी एनर्जी कहलाती है, वो कोई $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने $2 बिलियन की एक डील क्लोज कर दी है, जिसमें थरकोल से बिजली बनाई जाएगी और वो ₹5 का एक यूनिट हमें मिलेगा। इसी तरह जो यूएई की एतसलात कंपनी है, उसने टेलीनॉर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, कोई $490 मिलियन की। तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी जो दुनिया की कंपनी हैं, वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वो देख रही थी पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा कि सामने आई। इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने पिछले कोई 2 हफ्तों के अंदर एक 350 मिलियन का लोन आया है, आईडीए का एक 350 मिलियन का लोन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक 250 मिलियन का लोन है। तो ये पिछले कुछ 5-6 महीने से तो बहुत सारी जो है वो मस्बत खबरें आ रही हैं माशी हवाले से। अब महीना भर रह गया, महीने से कम रह गया इलेक्शन, और जो 2-3 बड़े सवाल ज़हन में उठते हैं कि जो भी हुकूमत मुंतखब होके आएगी, क्या वो सियासत को तरजीह देगी या मईशत को तरजीह देगी? जो फैसला साज़ी है, ख़ास तौर पे जो माशी फैसला साज़ी है, वो उसके ऊपर सियासत का असर रसूख क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल ज़हन में आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या माशी पॉलिसीज़ का तसलसल रहेगा, जिसको कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, कि जो अभी माशी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं पिछले 5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, क्या उनमें तसलसल नज़र आएगा या वो तब्दील हो जाएँगी? और फिर सियासी हवाले से जो तक़सीम की सियासत पिछले कुछ सालों से चल रही है, क्या उसमें कमी देखी जाएगी या वो मज़ीद बढ़ जाएगी? जो वर्ल्ड बैंक का आपने ज़िक्र किया और रिपोर्ट का, वो भी कुछ इसी किस्म की कियासराइयाँ कर रही है, कि सियासी पोलराइज़ेशन बढ़ेगी, क्योंकि सियासत और मईशत का आपको पता है एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा फ़ारूक साहब, महंगाई आने वाली गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो बिजली की कीमतों को कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, प्राइवेटाइज़ करना उन इदारों को जो इस वक्त परेशानी का शिकार या पाकिस्तान की मईशत पे बोझ है, कैसे होंगे। तीसरा बड़ा मसला अवाम के लिए क्या है मईशत में, पाकिस्तानी मईशत में अवाम के लिए माँ सिवाय इनडायरेक्ट टैक्सेस या डायरेक्ट टैक्सेस के और क्या है? जी, मैं ये समझता हूँ जितने भी सर्विस मैंने देखे हैं, जो अवाम से ये पूछते हैं कि आपका माशी एतबार से सबसे बड़ा मसला क्या है, तो महंगाई जो है इट कम्स एट द वेरी टॉप, हमेशा ऊपर आती है। और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो उनका जो सबसे बड़ा मसला है, वो डॉलर्स का फुकदान नज़र आता है, वो ज़खायर का फुकदान नज़र आता है, फॉरेन करेंसी के ज़खायर का। तो महंगाई के हवाले से जैसे आपने अपने शुरू में बताया कि 40-42% पे खुराक की कीमतें जो हैं वो सालाना हवाले से एतबार से बढ़ रही हैं, और आप देखिए कि तनख्वाह जो है वो तो 8-10% नहीं बढ़ सकती, और अगर खुराक की कीमतें 40-42% बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि गुर्बत बड़ी तेजी से फैल रही है। इसका मतलब ये है कि जो बेशतर पाकिस्तानी ख़ानदान हैं,
वो अपनी खुराक पूरा नहीं, खुराक की जो खरीदगी है वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जो कैलोरीज हम कहते हैं कि 2 से 2200 कैलोरीज रोजाना की जरूरत होती है हर इंसान को, वो भी पूरी नहीं हो रही। तो सबसे बड़ा मसला तो महंगाई का है। अच्छा, हम सर महंगाई, बिल्कुल ठीक, आपने ठीक फरमाया कि महंगाई का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन हम ये देखते हैं सर कि कंट्रोल करने के लिए एक फार्मूला पिछली हुकूमतें दे रही थी कि डिस्काउंट रेट जो है वो बढ़ाते जाओ, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया और महंगाई भी बढ़ गई, ये कुछ समझ नहीं आई बात। ये पाकिस्तान के अंदर 2 या 3 बड़ी वजूहात हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ख़ास तौर पे खुराक की चीज़ें जो महंगी होती चली जा रही हैं। एक तो जिसको कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ रही है, तो पाकिस्तान क्योंकि 90-95% अपना तेल इम्पोर्ट करता है, कोई तरीका नहीं है हुकूमत के पास कि वो तेल की कीमत को रोक के रख सके। दूसरा जिसको आप कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस हैं, जैसे बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है, ये तो हुकूमत खुद से इसका तयन करती है। और अगर पिछले साल भर में गैस की कीमत में 1100% इजाफा आया है, तो जाहिर बात है कि गैस जहाँ जहाँ इस्तेमाल होती है, उससे जो चीज़ें बनती हैं, उनकी कीमत में भी इजाफा आएगा। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस है, यानी कि हुकूमत खुद जिम्मेदार है कीमतें बढ़ाने का, जो कीमतें जिस शरह से बढ़ रही हैं। तीसरी बड़ी वजह है नोट छापने की। आप सोचिए कि आज से कोई 5 साल पहले पाकिस्तान में जिसको हम कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि जितने नोट फैले हैं, वो कोई 4 ट्रिलियन रुपीस के नोट घूम रहे, गर्दिश कर रहे। आज वो 10 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं, यानी कि पिछले पिछले कोई आप समझिए 5-6 सालों में जो 3 हुकूमतें आई हैं, उन्होंने दबा के नोट छापे हैं। अच्छा फारूक साहब, इसमें अगर मैं एक चीज़ ऐड करूं तो इसका मतलब हम ये लें कि अफराते ज़र भी खतरनाक हद पे पहुंच चुकी है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी वजूहात के ऊपर हम आने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बड़ी वजह एक मेरे नज़दीक ये है कि हुकूमत नोट बहुत छाप रही है। तो जब बहुत ज़्यादा नोट आ जाते हैं मार्केट के अंदर, और जो अशिया हैं, जो जीडीपी है, वो उसमें कोई इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा नहीं होता, तो फिर वो जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि टू मैनी नोट्स चेज़िंग टू फ्यू गुड्स, चीज़ें हम्म। वही हैं और नोट बहुत ज़्यादा है। सर, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डॉलर जहां पर अब खड़ा है, जिस भी फॉर्मूले के तहत खड़ा है, चाहे वो फ्री फ्लोट हो, कुछ भी हो, तो जहां पर खड़ा है, इसमें हुकूमत के जो फैसले होते हैं डॉलर को लेकर और मुस्तहकम करने के रुपये को लेकर, तो ये तो आवाम के लिए बोझ बनते गए वो फैसले। फिर उन फैसलों को वापस क्यों नहीं लिया गया? डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ा तो आपके सामने ही है, 300 पे जाके भी खड़ा हो गया, तो मतलब हालत ऐसी हो गई कि आवाम के लिए चीज़ खरीदना भी मुश्किल हो गई। देखिए, डॉलर के हवाले से या फॉरेन करेंसी के हवाले से हुकूमत के पास किसी किस्म की कोई जादू की छड़ी नहीं है। फ्लोट करने के अलावा दुनिया में और कोई तरीका कार नहीं। हमारे यहाँ 2 चीज़ें आप देख लीजिए कि एक तो जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, यानी कि इंतज़ामी इक़दामात, और दूसरा है पॉलिसी। हम्म। हमने देखा है कि जो इंतज़ामी इक़दामात उठाए गए स्मगलिंग के खिलाफ, एक्सचेंज कंपनीज़ के खिलाफ, उसका असर, उसका मस्बत असर जो है, वो आपको नज़र आ रहा है रुपए और डॉलर की पैरिटी के दरमियान। कहीं हम बात कर रहे थे जो 300 सवा 300 पे चला गया था, और अब वो कहीं स्टेबलाइज़ हो रहा है 280-81 रुपए के ऊपर। यहाँ पे पॉलिसी का अभी भी फुकदान मुझे नज़र आता है। तो जो नताइज रुपए डॉलर के हवाले से सामने आए हैं, वो अच्छे इंतज़ामी इक़दामात के नतीजे में आए हैं। पॉलिसी से मेरी मुराद ये है कि जब तक पाकिस्तान 70 अरब से 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता रहेगा और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 30 अरब डॉलर से नहीं बढ़ेंगी, तो आप कुछ भी कर लें, रुपया जो है वो डिवैल्यू होता ही जाएगा। हम्म। अ, यहाँ पे एक तफरीक सामने रख लें इंतज़ामी इक़दामात और पॉलिसी के दरमियान। इंतज़ामी इक़दामात हमारे सामने आए हैं, लेकिन पॉलिसी का अभी भी फुकदान नज़र आता है। सर, मजबूत पॉलिसी ना होने की वजह से ही शायद हम अपनी ट्रेड को दुनिया में उस तरह नहीं बढ़ा पाए, बल्कि कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिस पर हम बैन लगवा बैठे। ख़ास तौर पे चावल को ले लें, बासमती चावल को, बड़ी मुसीबत में रहे। अब हम कोई नई मंडियां भी तलाश नहीं कर पाए, नए उन ममालिक के साथ कोई राब्ते नहीं कर पाए जो ट्रेडिशनल से हट के हों। फिर हम अपना ट्रेड वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे सर?
देखिए अभी लास्ट ईयर एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं जो 30 अरब डॉलर से नहीं बढ़ पा रहे, उसका असल पोटेंशियल जो है पाकिस्तान का वो 88 अरब डॉलर का है। हम्म। हमें वर्ल्ड बैंक ये बता रहा है कि आपके पास पोटेंशियल है कि आप 30 अरब से 88 अरब तक जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ मैं महसूस ये करता हूँ कि जो भी माशी पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, वो सियासी असर रसूख के तहत बनाते हैं। तरजीह जो है वो सियासत को दी जाती है और उसके नतीजे में ना हमारी एक्सपोर्ट बढ़ पा रही है। पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा जो कार्टेल्स बने बैठे हैं वो कंपैरेटिव मार्केट नहीं क्रिएट करने दे रहे हैं। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, जो ताकतें हैं जो अपना काम दिखा रही हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ने में एक रुकावट सामने आ रही है। इस रुकावट को दूर करना जो है वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का काम है और दोबारा से हमारे मसाइल में कन्विंस्ड हूँ कि वो सीरियसली माशी नहीं है, वो सियासी है। सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो बड़ी बात होती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ही नहीं है। हम दुनिया के साथ कंपटीशन के लिए तैयार ही नहीं है। बिजली महंगी, गैस महंगी, प्रोडक्ट को कैसे प्रोडक्ट करें? 313 प्रोडक्ट्स चाइना के साथ फ्री ट्रेड माहदे के तहत हम बेच सकते थे, दे सकते थे, लेकिन हम वो भी उसका कोई बड़ा फायदा नहीं उठा पाए। जी, बहुत सारे और ममालिक ऐसे हैं जिनमें हमने ये सिचुएशन कुछ साल पहले देखी जहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत बढ़ गई थी। वहाँ पे 2 या 3 इक़दामात हुकूमतों ने उठाए। एक तो जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ हैं जिनका बेतहाशा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर पड़ता है। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि हमारी जो 200 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ हैं वो कोई तकरीबन 1800 से 2000 अरब का सालाना नुकसान करती हैं और अगर हुकूमत नुकसान कर रही है तो ज़ाहिर-सी बात है वो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर आगे पड़ेगा। और दूसरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़े-बड़े कार्टेल्स बने बैठे हैं। चीनी का कार्टेल है, सीमेंट का कार्टेल है, कारें बनाने की मैन्युफैक्चरिंग का कार्टेल है, बैंकिंग कार्टेल है। वियतनाम में एक तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ उन्होंने नीलाम कर दी, कौड़ियों के दाम बेच दी और साथ ही साथ उन्होंने जो कार्टेल्स हैं अपने मुल्क के अंदर उनको तोड़ा है। जिसके नतीजे में फिर जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कंपैरेटिव कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की सामने आती है। ठीक। हमारे यहाँ हुकूमतें दोनों जगह अभी तक कामयाब नहीं हुई। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ हैं उनकी प्राइवेटाइज़ेशन नहीं की जा रही। जो कार्टेल्स हैं मुल्क के अंदर उनको पॉलिसी का टूल इस्तेमाल करते हुए अभी तोड़ने का मैं समझता हूँ कि उस सिमत में कोई हुकूमत जाती हुई नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया, माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद थे। फ़ारूक सलीम साहब, थैंक यू सो मच सर। अब तक के लिए इतना ही। टॉक शो से कल फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।